नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज एंड मूवीज। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी हॉरर कहानी जिसे सुनने पर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इंसिडेंट हुआ था 2011 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस कहानी की मेन पात्र है कर्ण पिशाचनी। आप में से कईयों ने कर्ण पिशाचनी के बारे में सुना ही होगा, बट जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए बता दूँ। ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल और एग्रेसिव होती है, और जहाँ तक मैंने सुना है तो कहा जाता है कि ये माँ काली का सबसे लोवेस्ट फॉर्म होता है। जिस तरीके से कोई जिन्न, भूत, प्रेत या फिर पिशाच किसी इंसानी शरीर को पोजेस कर सकते हैं, उस तरह कर्ण पिशाचनी नहीं कर सकती। इन्हें सिर्फ साधना या फिर तपस्या करके ही सिद्ध किया जा सकता है। और इनकी जो साधना होती है इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक होती है सात्विक और दूसरी होती है तामसिक। जो सात्विक साधना होती है उसके बारे में कहा नहीं जा सकता कि आप इसे कितने वर्ष में सिद्ध कर सकते हो सकता है 10 वर्ष लगे या फिर 20 वर्ष, और ऐसा भी हो सकता है कि आप इसे कभी सिद्ध ही ना कर पाओ। लेकिन जो तामसिक साधना होती है ये बहुत ही अजीब और विचित्र होती है। इसमें आपको 3 दिन या फिर 7 दिन या फिर 21 दिन की साधना करनी पड़ती है। लेकिन जो कॉमन बात है वो ये है कि जो आखिर का दिन है उस रात को होनी चाहिए अमावस्या की रात। अब बात करते हैं इसके रिचुअल्स के बारे में। तो जो रिचुअल्स हैं, इसे स्टार्ट करने से पहले जो शुरुआत के 10 दिन होते हैं, उस दिन में आपको पॉसिबली हो उतना गंदा रहना पड़ता है। जैसे कि आपको ब्रश करना या फिर नहाना, ये सारी चीज़ें भूलनी होती है। पॉसिबली जितना गंदा रहो उतना इस साधना के लिए बेहतर है। अब बात करते हैं जब आप इसे सिद्ध कर लेते हैं तब क्या होता है। जब ये सिद्ध हो जाती है और आपके सामने आती है, तब इसका जो फॉर्म होता है वो एक स्त्री का होता है, जो पूरी तरीके से नेकेड यानी कि निर्वस्त्र होती है। फिर ये आपको रिझाने की कोशिश करेगी, आपकी जो लस्टी साइड है उसे बाहर लाने की कोशिश करेगी, आपके साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर आप में संयम हो और आप दृढ़ निश्चय करके बैठे हो कि आप इंटरकोर्स नहीं करोगे, तब ये आपसे एक सवाल पूछती है और कहती है कि आप मुझे किस रूप में स्वीकार करना चाहोगे, बहन के रूप में, माँ के रूप में या फिर बीवी के रूप में। फिर आपका जो भी उत्तर होगा ये ठीक आपको उसी तरीके से ट्रीट करेगी। लेकिन आप सोचोगे कि इसका रीज़न क्या होगा, इतनी कठिन साधना किस लिए है। तो इसका रीज़न यही है कि ये आपको जो चाहे वो लाकर दे सकती है, पैसे, धन, संपत्ति या फिर फेमस होना। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में सेलिंग योर सोल या फिर डील विद द डेविल जैसे होता है, ये ठीक उसी तरह से होता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। तो इसका जवाब है कि आप इससे कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपको ये किसी को पास ऑन करनी होती है, और पास ऑन भी आप उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरीके से आपने इसे सिद्ध कर लिया है। जिस किसी को आप पास ऑन कर रहे हो उस व्यक्ति को भी ठीक उसी तरीके से साधना से गुजरना पड़ता है और उसे सिद्ध करना पड़ता है, तभी ये आपसे दूर जा सकती है। अब ये जो कर्ण पिशाचनी होती है ये आपके कान में फुसफुसाती है। आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना हो, उसके भूतकाल या फिर उसके वर्तमान के बारे में जानना हो, ये आपके कान में आकर फुसफुसाएगी। इसीलिए इसे कहा जाता है कर्ण पिशाचनी। कर्ण का मतलब होता है कान और पिशाचनी का मतलब होता है भूतनी यानी कि फीमेल एंटिटी, इसीलिए इसे कर्ण पिशाचनी कहा जाता है। तो बढ़ते कहानी की तरफ। जैसे मैंने कहा, ये इंसिडेंट हुआ था 2011 में महाराष्ट्र के गांव में। उस गांव में एक परिवार रहता था जिसके 3 मेंबर थे, रवि और उसके पेरेंट्स। रवि एक होनहार लड़का था और वो अपने पेरेंट्स का इकलौता था। उसने रिसेंटली अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली थी और वो पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए चाहता था कि वो एक अच्छा जॉब करे, और वो चाहता था कि वो मुंबई या फिर पुणे जैसे बड़े शहर में जाकर जॉब करे और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करे। तो ठीक वैसे ही हुआ, उसे मुंबई में एक अच्छा जॉब लग गया, वो वहाँ जाकर रहने लगा। अब उसे ऐसा करते 6 महीने हो चुके थे। उसका जॉब भी अच्छा चल रहा था और वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट भी कर रहा था। तभी उसके लाइफ में नेहा आती है। शुरुआत के कुछ दिनों में उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही। अब ये फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई थी। ऐसे करते करते रवि अब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया था। नेहा भी उसका साथ देने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी उनके बीच में अचानक से झगड़े स्टार्ट हो गए। उनके बातों में मनमुटाव से आने लगा। अब बातें जो है वो छोटी छोटी होने लगी। ऐसे करते करते उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। और जब रवि का ब्रेकअप हो गया तो वो बहुत अंदर से टूट चुका था। वो अपने आप को अकेला पा रहा था। जिस तरीके से वो पहले काम करता था ऑफिस में, अब वो वैसे काम नहीं कर रहा था। उसके परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट आ चुका था। और इसी कठिन समय में उसको पापा का कॉल आता है
और पापा फ़ोन पे कहते हैं, रवि तुम्हारी बुआ का देहांत हो चुका है। जैसी ये बात रवि सुनता है वो और ज़्यादा शॉक में चला जाता है, क्योंकि बुआ उसके बहुत ज़्यादा क्लोज थी। शायद उन दिनों बुआ जी रवि के गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर रही होगी, जहाँ पे उनका गांव था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद रवि अपने मैनेजर को बताता है। अब मैनेजर कहता है कि रवि तुम गांव चले जाओ, ऐसे कठिन समय में तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए। तो वो उसे लीव दे देता है और फिर रवि अपने गांव लौट जाता है। अब वो जब गांव आता है तब वो ऐसा मातम का माहौल देखकर और ज़्यादा टूट जाता है। लेकिन जो भी क्रियाएं होती है हिंदू धर्म के अनुसार, जो भी अंतिम संस्कार के रिचुअल्स होते हैं वो तो कंप्लीट करने ही थे। तो फिर बुआ जी को जलाने के लिए शमशान लेकर जाते हैं। और जब ये सारी अंतिम संस्कार की क्रिया समाप्त होती है तब रवि उस शमशान के कोने में बैठकर रो रहा था। तभी वहाँ से एक तांत्रिक गुजरता है और तांत्रिक रवि को देखता है और उसके पास आता है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ जान पहचान के वो रवि को डायरेक्टली बस इतना ही कहता है, बुआ जी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्लोज थी ना। रवि ये बात सुनकर शॉक में चला जाता है। इसे कैसे पता कि मेरी बुआ का देहांत हो चुका है और मैं उसके लिए क्लोज था। फिर उनका कॉन्वर्जेशन जो है वो आगे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कॉन्वर्जेशन बढ़ते जाता है वैसे वैसे तांत्रिक ऐसे कुछ बातें बताता है जो सिर्फ और सिर्फ रवि को ही पता थी, वो उसने आज तक किसी को नहीं बताई थी। फिर रवि को भी विश्वास होने लगता है कि ये जो तांत्रिक है ये कोई सिद्ध पुरुष है जिसे बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त है और जो संसार के बारे में बहुत कुछ जानता है जो शायद और कोई इंसान ना जानता हो। जैसे जैसे उन दोनों की बातें आगे बढ़ती जा रही थी तब तांत्रिक ने कहा, रवि तुम जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, जिस पीड़ा से तुम गुजर रहे हो, मैं उसे तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ। शुरुआत के कुछ समय में तो रवि हेजिटेट किया। रवि को लगा ये कोई तांत्रिक है जो उससे पैसे ऐंठना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी बातें आगे बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे करते करते उस तांत्रिक ने रवि का जो ट्रस्ट है वो गेन कर लिया था। अब रवि को उसके ऊपर पूरा विश्वास हो चुका था। तभी तांत्रिक ने कहा, तुम मुझे अगले 2 दिन बाद इसी शमशान में आकर मिलना, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा। और इन 2 दिनों के बीच में तांत्रिक बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसे उसका शिकार मिल चुका है जो कि वो कर्ण पिशाच ने किसी और को पास ऑन कर सकता है। और रवि इसलिए खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब मेरा नया जीवन चालू होने वाला है, मेरी जो पीड़ाएं हैं, जो यातनाएं हैं, मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा। अब दोनों भी खुश थे। और इसी दौरान उसने अपने पेरेंट्स को भी बताया, हो सकता है कि उसे बाहर जाना पड़े काम की वजह से। और पेरेंट्स भी इसलिए खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा अब नई सीढ़ियाँ चढ़ने लगा है, ऊंचाइयाँ हासिल करने लगा है। तो वो भी ठीक ठाक थे और वो भी काफ़ी खुश थे। ऐसे करते करते 2 दिन बीत चुके। अब वो दिन आ गया जिस दिन तांत्रिक और रवि फिर से मिले। उस वक्त तांत्रिक ने सारी बातें बताई रवि को कर्ण पिशाचनी के बारे में। शुरुआत में तो रवि को लगा ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन जिस तरह के उसके हालात चल रहे थे रवि के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। और रवि खुश भी था कि उसके सारी पीड़ाएं से वो मुक्त हो जाएगा। तो रवि ने तांत्रिक को हाँ कर दी और तांत्रिक ने उसे बताया कि किस तरह के रिचुअल्स होते हैं, क्या करना पड़ता है और क्या नहीं करना पड़ता। ये सारी बातें उसने बताई। अब रवि खुश था। तो रवि ने सोचा कि अब पेरेंट्स का क्या होगा। तब उसने एक आइडिया की और वो कुछ इस तरह थी कि उसने जितनी भी आज तक सेविंग की थी वो सारी की सारी अपने पेरेंट्स को दे दी और कहा कि वो ऑफिस की वजह से बाहर गांव जा रहा है और आने में शायद उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हो सकता है कि कांटेक्ट भी ना रहे। ये सारी बातें बताकर वो अपने पेरेंट्स से निकल गया। और जो कुछ उसके पास पैसे बचे थे उसके ऊपर उसने एक रेंट पर रूम ले लिया और जितनी भी सामग्री लगने वाली थी रिचुअल्स के लिए वो उसने सारी खरीद ली। और इन्हीं दिनों में तांत्रिक ने उसे ये रिचुअल कैसे परफॉर्म करते हैं, जो भी मंत्र उच्चारण होते हैं, वो सारी बातें बता दी। अब जैसे जैसे रवि प्रैक्टिस करते जा रहा था वो उसमें एकदम परफेक्ट सा हो गया था। अब वो दिन आ गया जब उन्हें साधना शुरू करनी थी। वैसे तो ये साधना थी 21 दिनों की, जो तो पहले के 1 से 7 दिन थे उन दिनों में रवि बहुत ही आसानी से सब कुछ बातें करते जा रहा था, सारा रिचुअल बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। और जब इस बात को 14 दिन हो गए, यानी कि साधना को 14 दिन हो गए, तब रवि के कानों में एक अलग सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन रवि समझ नहीं पा रहा था कि आवाज़ किसकी है और क्या कहना चाह रही है। सिर्फ हल्की सी फुसफुसाहट सी नज़र उसे सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे करते करते उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आने लगे थे। अब वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट और सेल्फिश हो चुका था। उसके मन में बदले की भावना जाग उठी थी। जो भी छोटे मोटे इंसिडेंट उसके पास्ट में हुए थे वो सारी की सारी बातें उसे अब याद आने लगी। ऐसे करते करते अब 18 दिन हो चुके थे साधना को
और उसके रूम में जिस रूम में वो बैठा था वहाँ पे उसे शैडोज नज़र आने लगी जो यहाँ से वहाँ घूम रही थी। इसे देखकर रवि को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल गया। उसे लगा कि जो उसकी साधना है वो एकदम सही दिशा में जा रही है। रवि खुश था। ऐसे करते करते अब 20 दिन हो चुके थे। अब वो जो आवाज़ें थी रवि को साफ सुनाई देने लगी थी और जो शैडो उसके रूम में घूम रही थी वो एक जगह पे शांत हो गई थी। अब मानो जैसे सब कुछ सही होने वाला है और रवि अपनी साधना को सही तरीके से कंप्लीट कर सकता है। ऐसे करते करते 21वां दिन आ चुका था जिस दिन अमावस्या की रात थी। अब रवि वहीं पे बैठा था। उसे पता था कि मेरे कुछ ही मंत्र बचे हैं, वो कंप्लीट करने के बाद साधना सिद्ध हो जाएगी। और ठीक वैसे ही हुआ, साधना कंप्लीट हो गई। रवि वहीं पर बैठा रहा 15 मिनट। वो बस इंतज़ार कर रहा था कि कर्ण पिशाचिनी आकर उसको अपने दर्शन देगी। इसी दौरान उसका जो रूम था, जिस जगह पे वो बैठा था, वो इतना ज़्यादा ठंडा हो गया मानो जैसे उसके आसपास किसी ने बर्फ़ डाल दी। और तभी रवि को पता चल चुका कि उसकी साधना सफल हो चुकी। फिर अचानक से कर्ण पिशाचिनी उसके सामने प्रकट हो जाती है। वो पूरी तरह से निर्वस्त्र थी, एक बहुत ही सुंदर सी महिला के रूप में थी। रवि भी अपनी जगह से हिला नहीं, ना ही डगमगाया। उसने दृढ़ निश्चय करके रखा था कि मैं इस जगह से नहीं हिलूंगा। और ठीक वैसे ही हुआ। कर्ण पिशाचिनी उसके सामने आती है। उसका जो लस्ट साइड है वो बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन रवि अपनी जगह से नहीं हिला। थोड़ी ही देर बाद उस कर्ण पिशाचिनी ने पूछा, रवि तुम मुझे किस रूप में स्वीकार करोगे? तो रवि ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अपने लाइफ पार्टनर के रूप में स्वीकार करूंगा। और ठीक वैसे ही हुआ। अब कर्ण पिशाचिनी उसके साथ थी। मानो उसने पूरी दुनिया पे राज करने के लिए उसने पूरी दुनिया जीत ली। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी। रवि बहुत ज़्यादा खुश था। अब वो चाहता था कि वो मुंबई चले जाए और अपना जॉब ज्वाइन कर ले। और ठीक वैसे ही हुआ। वो मुंबई चला गया और अपने ऑफिस को उसने फिर से ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करते ही जो भी उसके पास टाइम बचता था, उन दिनों में उसने अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ बनाए, अलग अलग बिजनेस इस्टेब्लिश करने की सोची। और वो वैसे करते भी जा रहा था, क्योंकि अभी उसके पास एक ऐसी पावर थी जो दुनिया में शायद ही किसी के पास हो। कर्ण पिशाचिनी उसके कान में आके बताती थी कि ये बिज़नेस सही है या गलत है, इसमें तुम्हें फ़ायदा है या फिर नहीं है। सारी बातें उसे पता चल रही थी अपने आप। उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे। अब वो अमीर हो चुका था। लेकिन वो सिर्फ ऑफिस जाता था, सिर्फ नेहा को देखने के लिए। रवि सिर्फ नेहा को दूर से ही देखता था। कभी उसके पास उसने जाकर बात करने की कोशिश भी नहीं की। अब रवि एक अमीर आदमी बन चुका था और उसने अपने पेरेंट्स को भी बता दिया था कि वो अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहा है। घर पे पैसे भी काफ़ी अच्छे भेज रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था उसके लाइफ में। लेकिन एक दिन नेहा उसके पास आती है, उसके डेस्क पर आकर उससे बात करने की कोशिश करती है। और वो कुछ ऐसे ज़्यादा बात नहीं कर रही थी। वो सिर्फ इतना ही जानना चाहती थी कि रवि पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा पीड़ाओं में से गुजरा है। तो वो सिर्फ उसके हालचाल पूछ रही थी और ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें। लेकिन ये बात कर्ण पिशाचिनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। कर्ण पिशाचिनी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें से ये भी है कि अगर पराई स्त्री आपके पुरुष के साथ आकर बात करे तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्सा कुछ इस तरह होता है कि उसके जान पे बीत जाए। तो ठीक वैसे ही हुआ। दो घंटे बाद जब उनकी शिफ्ट खत्म हो गई, नेहा अपने कैब में बैठी और वो चली गई। और सुनने में आया रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। और वो एक्सीडेंट इतना ज़्यादा भयानक था कि नेहा की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जब ये बात रवि ने सुनी तब वो शॉक में चला गया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे पता चल चुका था कि ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं, ये कर्ण पिशाचिनी ने किया है। अब वो अपने आप को ब्लेम करने लगा। वो कहने लगा कि अगर मैं नेहा के साथ बात नहीं करता तो शायद नेहा आज जिंदा होती। अब उसे इस बात पे भी रिग्रेट होने लगा कि अगर मैंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध ही ना किया होता तो शायद आज नेहा जिंदा होती। ये सारी बातें वो दिन और रात सोचता रहा। और इसी दौरान वो फिर से डिप्रेशन में चला गया। वो फिर से अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पाने लगा। अब जो उसके बिजनेस चल रहे थे उसमें भी उसका इम्पैक्ट नज़र आने लगा। जितने भी डील्स थे, अब कर्ण पिशाचिनी उसे वो डील्स के बारे में नहीं बता रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रवि ने उसकी डिमांड्स और जो उसके नीड्स होते हैं वो प्रोवाइड करना बंद कर दिया था। अब ऐसे होते होते बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका था। रवि पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो जो कर्ण पिशाचिनी है, रात के समय उसके सामने बड़े ही विचित्र से चेहरे में आके बैठ जाती थी। उसे हॉन्ट करने की कोशिश करती थी, उसे डराने की कोशिश करती थी। अब रवि दारू पीने लग गया था। वो इतना ज़्यादा अल्कोहलिक हो गया था कि उसे अभी किसी और बात की सुध ही नहीं बची थी। वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था। अब जो पहले आवाज़ आती थी कर्ण पिशाचिनी की रवि के कानों में, जो कि बहुत ज़्यादा कोमल और मधुर थी, अब वो बहुत ज़्यादा विचित्र हो गई है।
अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। हो सकता है उतना पॉसिबली तरीके से कर्ण पिशाचिनी ने उसे छलने की कोशिश की और वो सक्सेस भी होती जा रही थी। इसी दौरान रवि को ऐसा लगा कि शायद अब उससे बचने का एक ही रास्ता है और वो है सुसाइड। तो उसने सोचा कि मैं ट्रेन के पटरी पर जाकर अपनी जान दे दूंगा, और ठीक वैसे ही हुआ। वो ट्रेन के पटरी पर चला गया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा, और जैसी ट्रेन नज़र आती उसे वो पटरी पर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने शायद कुछ और दांव खेलने बाकी थे, उसने उसे बचा लिया और सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करने दिया। अब रवि बच चुका था। अब रवि को पता चल चुका था कि उसकी ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी ना ही उसे जिंदा रख रही थी और ना ही उसे मरने दे रही थी। अब ऐसे हालात में इंसान करे तो क्या करे, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तो उसने अपनी माँ को कॉल लगाया और सारी बात बताई। शुरुआत में तो माँ को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रवि उसकी बातें बताई जा रहा था जो उसने एक्सपीरियंस किया है, माँ को विश्वास हो चुका था। अब माँ ने सोचा अगर इसे बचाना है तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। रवि के माँ ने कहा, रवि तुम घर वापस लौट आ जाओ, कुछ ना कुछ करते हैं और मैं कैसे भी करके तुम्हें इस मुश्किलात से निकालूंगी। अब रवि थोड़ा बहुत जगह पर आ चुका था, उसे ऐसा लग रहा था कि अगर माँ ने बोला है तो वो कुछ ना कुछ करेगी, और ठीक वैसे ही रवि अपने घर पर लौट गया। उसकी माँ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और भोली सी औरत थी, जो पूजा पाठ में बिलीव करती थी, हमेशा मंदिर वगैरह जाना, पूजा पाठ करना। तो ठीक उसी तरह उसकी माँ उस मंदिर में चली गई जो उनके गांव में था, और जो पुजारी होते हैं गांव के, यानी उस मंदिर के जो पुजारी होते हैं, उनके साथ उन्होंने वार्तालाप चालू कर दी, और जो भी हादसा हुआ है रवि के साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें बता दी। वो जो पंडित थे वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे और बहुत अच्छे इंसान थे, उनसे भी किसी का दुख देखा नहीं जाता था। तो उन्हें ये पता चल चुका था कि अब रवि कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद रवि ना बच पाए, क्योंकि बहुत ही ऐसा कम हुआ है कि कर्ण पिशाचिनी के रूप से आप बच पाओ, या फिर जब वो हॉन्ट करने लग जाती है तब आप उससे बच जाओ, ये बहुत कम होता है। ये पंडित जी को पहले से पता था, फिर भी उन्होंने सोचा कि अगर इसे बचाने की एक बार तो कोशिश करनी चाहिए, और उन्होंने बताया रवि की माँ को तो कि तुम्हें अभी यहाँ से लगातार 21 दिन तक उपासना करनी होगी काली माता की। अगर वैसे देखा जाए तो फिर कर्ण पिशाचिनी उनका जो सबसे लोवेस्ट फॉर्म है, हो सकता है कि वो बच जाए। तो फिर जैसी ये बात रवि की माँ ने सुनी तो उन्होंने सोचा कि मुझे जल्द से जल्द इसे शुरू करना चाहिए, और ठीक अगले ही दिन उन्होंने उपासना चालू कर दी। अब रवि की माँ ने इन दौरान इतनी ज़्यादा पीड़ाएं उठाई, वो अपना खाना पीना सब कुछ भूल चुकी थी, दिन और रात एक कर दी अपने बच्चे को बचाने के लिए। वो लगातार उपासना करे जा रही थी। ऐसे करते करते 7 दिन हो चुके थे, और इन 7 दिनों में रवि का जो बिहेवियर था, उसका जो पागलपन था, जिस तरीके से कर्ण पिशाचिनी उसे हॉन्ट कर रही थी, वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। अब रवि जोर जोर से चिल्लाने भी लगा था, उसे ऐसा लग रहा था कि इस जीवन से ज्यादा बेहतर तो मौत होगी, लेकिन वो मरने भी नहीं दे रही थी उसे। ऐसे करते करते अब काफी टाइम बीत चुका था। 7 दिनों तक कोई भी चेंज नहीं हुआ था उसके लाइफस्टाइल में, या फिर उसका जो बिहेवियर अभी हाल ही में आया था उसमें कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा था। फिर उसकी माँ को और ज़्यादा चिंता होने लगी, 7 दिनों के बाद भी अगर कोई बदलाव नहीं तो शायद वो कुछ गलत कर रही है, या फिर उनका जो परफॉर्म करने का तरीका है, जो उनके उपासना है, वो शायद गलत है। तो इसी विचार लेकर वो फिर से उसी मंदिर जहाँ पहुंची और पंडित जी से बात करने लगी। तब पंडित जी ने बताया, हमें 3 दिन का हवन कुंड करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तुम्हें 3 दिन तक लगातार करना पड़ेगा, वहाँ से उठना नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो कोई इंसान एक जगह पे 3 दिन तक तो नहीं बैठ सकता, लेकिन वो माँ है, वो कुछ भी कर सकती है। तो फिर उन्होंने पंडित जी को घर बुलाया और 3 दिन का हवन कुंड किया। ऐसे करते करते वो भी पूजा समाप्त हो गई, और इसे अब 14 दिन हो चुके थे। अब रवि थोड़ा बहुत शांत हो गया था, उसका जो बिहेवियर था, जो एग्रेशन था, वो कम होने लगा था। उसका जो पागलपन था, उसका दारू पीना, जोर जोर से चिल्लाना, ये सब कुछ थोड़ा बहुत कम हो चुका था। ऐसे करते करते 21 दिन समाप्त हुए और पूजा संपन्न हुई। 21 दिनों बाद अब रवि जैसा लगने लगा था जैसे वो पहला था। थोड़ा शांत हो चुका था, लेकिन उसका जो पागलपन था वो अभी भी उसमें था। ऐसे करते करते 3 महीने बीत गए और रवि कर्ण पिशाचिनी के चक्कर से बाहर आ गया। वो जैसे ही बाहर आ गया, अब उसके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा धन संपत्ति सब कुछ था उसके पास, लेकिन अभी उसे फिर से उसकी पुरानी लाइफ मिल चुकी थी। इस वक्त रवि और उसके पेरेंट्स उसी गांव में रहते हैं, उनके पास सब कुछ सही चल रहा है, वो हंसी खुशी एक साथ रहते हैं। लेकिन
एंड में मैं बस यही कहूँगा, हमारी कहानी तो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन मैं एंड में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके या फिर मेरे लाइफ में, हर किसी के लाइफ में ना एक फेज़ आता है जब आप ऐसे डिसीजन लेने लग जाते हैं, जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप गलत रास्ते पे चले जाते हो। लेकिन एक बात याद रखिए, ये जो भी टाइम फ्रेम रहता है ना, ये कुछ दिनों का या फिर कुछ महीने तक ही रहता है। हो सकता है 1 आध 2 वर्ष तक भी हो, लेकिन ऐसा कोई गलत रास्ता चूज़ करके आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब ना करें, जैसे रवि ने की, या फिर जिस तरह की रवि ने फिर से एक गलत चीज़ चूज़ की थी, सुसाइड करना, ये भी ना करें। ये सबसे बुरी बातें हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहा जाए। आज मैं अपनी ये कहानी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा है कि आपको पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई ये कहानी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी में।